मार्शल पीक C9 कोषाध्यक्ष मेंग। मैं पिछला अध्याय अगला अध्याय। स्काई टॉवर में अपने पूरे वर्षों के दौरान कायांग को वास्तव में केवल कोषाध्यक्ष मेंग ही जानता था। आखिरकार उसे हर महीने उसके पास जाना पड़ता था। कोषाध्यक्ष मेंग का एक उपनाम था जिसे ज्यादातर लोग बुली मेंग के रूप में संदर्भित करते थे। भले ही उनका पद कोषाध्यक्ष का है, फिर भी वे अन्य शिष्यों से अंशदान अंक वसूल करना पसंद करते थे। उदाहरण के लिए रक्त का थक्का जमाने वाली क्रीम लें, आमतौर पर इसे लगभग 10 योगदान बिंदुओं पर बेचा जाएगा। वह 3 की कीमत पर 2 बोतलें बेचेगा। साथ ही जितनी क्रीम 2 बोतल में जाना चाहिए वह 3 में डाल दी गई। उसने कहा, यह बहुत आसान है, इसे खरीदो या खो जाओ। बेशक कोषाध्यक्ष मेंग हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, केवल कभी कभार ही। वह केवल अमीर शिष्यों को निशाना बनाता है, कायांग जैसे गरीब लोगों के लिए वह परेशान भी नहीं करता। योगदान अंक मिलना मुश्किल है तो शिष्य कैसे खड़े हो सकते हैं और उनका शोषण किया जा सकता है। प्रत्येक शिष्य जिसे उसके द्वारा धोखा दिया गया था वह उसे परिषद को रिपोर्ट करेगा। उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी है, लेकिन वह अभी भी जारी है, अचल है। इसके अलावा उनकी स्थिति महत्वपूर्ण है और उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। इस वजह से स्कूल के सभी शिष्य उनसे हद तक नफरत करते थे। वह बुरा आदमी कायांग को छोड़कर सभी के प्रति निर्दयी था, जिसके लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार वह एक महिला शिष्य को देख रहा था और उसके द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। बुजुर्गों का सम्मान नहीं, क्या घोटाला है। वह पकड़ा गया था, इसलिए कोषाध्यक्ष मेंग केवल कायांग के सामने अपना सिर नीचा कर सका। ठीक इसी वजह से कायांग बूढ़े आदमी से बहुत परिचित हो गई थी। मोटी चमड़ी वाले लंगड़े बूढ़े ने जल्दी से अपना रवैया ठीक किया और कहा, हमेशा की तरह ही। TLN, जो नहीं जानते उनके लिए मोटी चमड़ी बहुत बेशर्म होती है। हाँ, कायांग ने सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा। कोषाध्यक्ष मेंग ने एक शब्द भी न कहे, काउंटर के भीतर से 10 चांदी निकाले और उसे दर्ज कर लिया। चांदी लेते हुए उन्होंने पूछा, अब मेरे पास कितने योगदान अंक हैं? अपनी आंखें घुमाते हुए कोषाध्यक्ष ने उत्तर दिया, आप हर महीने 4 अंक अर्जित करते हैं और फिर 10 चांदी के बदले 1 अंक का उपयोग करते हैं। इससे आपको बचत करने के लिए केवल 3 अंक मिलते हैं, जिससे आपके खाते में कुल 12 अंक बन जाते हैं। क्या आप उन्हें ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की बोतल से बदलना चाहते हैं? नहीं, मैं तो पूछ ही रहा था, उसने बड़बड़ाते हुए उत्तर दिया, 12 है। इतनी छोटी राशि, भले ही आप इसे एक छोटी औषधीय जड़ी बूटी के लिए बदलना चाहें, यह भी पर्याप्त नहीं होगा। एक गंभीर चेहरे के साथ कोषाध्यक्ष मेंग ने उससे फुसफुसाया, छोटी कायांग, आप इसे बचाना चाहते हैं और इसे एक टेम्पर्ड एसेंस पैलेट के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए बचत करने के लिए और फिर अपनी गति से रैंक करने के लिए इसमें कितना समय लगेगा? क्या मैं अंततः उस तक नहीं पहुंचूंगा? उसने हंसते हुए जवाब दिया। इससे कोषाध्यक्ष मेंग अवाक रह गए। उसने सोचा कि अपनी गति से जब तक वह इसे बनाता तब तक यह बूढ़ा कई वर्षों से मर चुका होगा। लेकिन कोषाध्यक्ष मेंग, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। बोलना, बूढ़े ने कहा, मैं अच्छे मूड में हूं इसलिए मैं आपको बताऊंगा। रवैया, टेम्पर्ड एसेंस पैलेट एक बहुत ही कीमती दवा है, यह यहाँ कैसे दिखाई दे सकती है? वह गर्वित चेहरे के साथ बोलते हुए, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह गोली इस बूढ़े आदमी का खजाना है, दूसरों को इसके बारे में पता नहीं है। आह, यह तुम्हारा है। इसने कायांग को स्तब्ध कर दिया। उसने हमेशा सोचा था कि यह गोली स्कूल की है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस पुरानी चीज ने इतनी खगोलीय कीमत तय की। अब नाराज मत होना, चायदानी से पानी पीते हुए उसने खुशी से कहा, मैंने आपको धमकाया नहीं है। जब तक आप विनिमय के लिए पर्याप्त योगदान अंक लाते हैं, ओल्ड मेंग आपको यह देगा। क्योंकि मेरा वचन कुछ भी नहीं है, मैं इसे इकट्ठा करूंगा, उसने सिर हिलाते हुए कहा। अपने चेहरे को नीचा दिखाते हुए ओल्ड मेंग ने कायांग से पूछा, मैंने सुना है कि कल तुम्हारी पिटाई हुई थी। कायांग तुरंत घूमा और चला गया। पीछे से कोषाध्यक्ष मेंग चिल्लाया, इस बूढ़े आदमी को पूछने दो, इतनी जल्दी चलने की जल्दी मत करो। उसने कहा, लेकिन वास्तव में वह अंदर ही अंदर घमंड कर रहा था। यह देखकर कि कायांग का रुकने का कोई इरादा नहीं है, वह सीधा हुआ और चिल्लाया, छोटी कायांग, तुम्हें जल्दी करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। स्काई टॉवर आपके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जल्द ही बाद में आपको मार दिया जाएगा। रुकते हुए लेकिन बिना मुड़े कायांग ने आह भरी, मेरे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वह चला गया तो वह समाप्त हो गया था। कुछ देर चायदानी को थामे रखने के बाद कोषाध्यक्ष मेंग ने कहा, फिर तुम क्यों आए? टेम्पर्ड एसेंस पैलेट, यह महंगा खजाना, यह बूढ़ा आदमी इसे कैसे अपना सकता है? उसने यह झूठ केवल आपको आशा देने के लिए बनाया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि आप इसे गंभीरता से लेंगे। कायांग फिर जल्दी से अपनी झोपड़ी में वापस चली गई और झाड़ू को दूर रख दिया, फिर तेजी से बाहर चला गया। वह हर महीने की तरह टैंगलिन के बाहर के छोटे से गांव में अपनी 10 कतरनों से अपना खाना खरीदने जा रहा था। पहली बार इस यात्रा ने उन्हें थकान का अनुभव नहीं कराया। पहले हर बार जब वह इस रास्ते पर चलता था तो उसे बार बार अस्थमा के दौरे पड़ते थे, लेकिन इस बार इतना ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पथ पर चलने में पहले की तुलना में कम तनाव महसूस होने की तुलना में उनका शरीर मजबूत महसूस हुआ। 100 मील चलने पर भी उसे लगता था कि वह थकेगा नहीं। क्या यह सुनहरा कंकाल है? इसने उसे कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया जो आज सुबह हुआ था। जब वह झाड़ू लगा रहा था, एक और शिष्य उससे टकरा गया था, लेकिन जो सामान्य रूप से होता था उसके विपरीत उसने अपनी जमीन को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, जबकि शिष्य जमीन पर गिर गया था। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो यह असामान्य था। अपनी कमजोर काया से वह कैसे नहीं गिर सकता था, लेकिन दूसरी पार्टी गिर गई। यह हमेशा वह था जो गिर गया था। अधिक से अधिक उत्साहित होते हुए उसने उन परिवर्तनों के बारे में सोचा जो सुनहरे कंकाल ने उसके शरीर में लाए थे। हालांकि ये परिवर्तन छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये बड़े बदलावों में परिणत हो सकते थे। यह सोचकर कायांग ठीक हो गया और जल्द ही शहर चला गया। चारों ओर देखते हुए वह गली के बाईं ओर चला गया। वह चावल की दुकान पर जा रहा था। दुकान बड़ी नहीं थी और मालिक का उपनाम वह था और वह एक स्थानीय निवासी था। उसने सभी ग्राहकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया, यही एक कारण था कि कायांग ने उससे खरीदारी की। इतनी छोटी दुकान हर जगह मिल सकती है। ब्लैक प्लम विलेज के बहुत व्यस्त रहने का कारण यह था कि उनके आसपास के क्षेत्र में न केवल स्काई टावर स्कूल था बल्कि विंडी रेन सेक भी था। दोनों के रिश्ते को खराब नहीं माना जा सकता था। कई अन्य छोटे स्कूल इन दो मुख्य संप्रदायों की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अपनी जमीन भी नहीं थी। इन दो मुख्य संप्रदायों के कारण ही गांव कई अलग अलग हथियारों को बेचने और कई अलग अलग सामानों से भरे इस तरह के हलचल भरे माहौल को बनाए रखने में सक्षम था। हान राजवंश की राजधानी जैसा माहौल बनाना
थोड़ी देर घूमने के बाद कायांग अनजाने में एक गली के पास से गुजरा जहां कुछ लोग जमा थे। वह नहीं जानता था कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन वे बहुत संदिग्ध थे और उन्होंने कायांग को एक बहुत ही शातिर चकाचौंध दी। हल्के से हंसते हुए उन्होंने बस इस सिद्धांत का पालन किया, अगर वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने सिर्फ उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उन तीनों में एक ऐसा भी था जिसने कायांग के समान कपड़े पहने थे। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। रिपोर्ट अध्याय। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल फल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। संपर्क सेवा की शर्तें साइट मैप मार्शल पीक C10 धन और दिवालियापन। मैं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। कायांग ने हालांकि इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वे स्काई टॉवर के पास स्थित ब्लैक प्लम विलेज में थे। अन्य शिष्यों का गांव में आना काफी आम था। थोड़ी देर पहले कायांग चावल के लिए लाइन पर पहुंची। लाइन काफी लंबी थी, 2 स्टालों की लंबाई। व्यवसाय बहुत समृद्ध था, लेकिन केवल एक वेटर सेवा करने के लिए इधर उधर भाग रहा था। बॉस काउंटर पर अबेकस पर पैसे की गणना कर रहा था, जबकि पत्नी मेहमानों का अभिवादन कर रही थी। जैसे जैसे अधिक लोगों ने ऑर्डर देना समाप्त किया, रेखा धीरे धीरे छोटी होती गई और कायांग लाइन में शामिल हो गए। मैडम, कायांग चिल्लाए। एक 40 वर्षीय दिखने वाली महिला ने ऊपर देखा कि वह कौन थी। जब उसने देखा कि यह कायांग है तो वह अचानक मुस्कुराए और कहा, आह युवक, तुम फिर से चावल खरीदने आए थे। हाँ। वह काउंटर के सामने चला गया और काउंटर के पीछे एक बैग की ओर इशारा किया और कहा, कृपया मुझे एक बैग दो। जब महिला बैग को डोरी से बांध रही थी तो उसने कहा, युवक, आप महीने में सिर्फ एक बैग खरीदते हैं, क्या यह आपके लिए काफी है? कायांग ने उत्तर दिया, यह काफी है। तुम झूठ बोल रही हो। कायांग को देखते हुए महिला ने जवाब दिया, अपनी तरफ देखो, इतने पतले हाथ और पैर। यदि आप ठीक से खा रहे हैं तो पतले हाथ और पैर के साथ क्या है? यांग काई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी शिकार करने के लिए पहाड़ों पर जाता हूं, इसलिए सिर्फ एक बैग के साथ भी मुझे भूख नहीं लगेगी। जब बॉस ने बिल की गणना पर ध्यान केंद्रित किया तो वह उससे फुसफुसाया, जाओ पुराने चावल को पीछे से लाओ और इस बच्चे को दे दो। हम बॉस की बात सुनेंगे। मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह कैसे सही है? तुम भी यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हो? यांग काई ने जोर से कहा। महिला ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया, पुराने चावल का क्या उपयोग है? इसे वहीं छोड़ने से कीड़ों को पनपने के लिए जगह ही मिलेगी। वैसे भी लोग इसे नहीं खाएंगे। लेकिन मालिक ने कहा कि इस चावल में अभी भी कुछ पोषक तत्व हैं, हालांकि कम है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे घर ले जाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। यह कहते हुए वह पीछे के कमरे की ओर चलने लगी थी। कायांग का दिल फूल गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जब भी वह चावल खरीदने आता, मालिक और उसकी पत्नी उसे और अधिक देने के लिए हमेशा तरह तरह के बहाने ढूंढते। वे कहते हैं कि पुराने चावल आदि में कीड़े पड़ेंगे, लेकिन वास्तव में यह हमेशा अच्छा चावल था, उन्होंने उसे पुराने चावल नहीं दिए। उनकी उदारता ने कायांग को इस दुखद दुनिया में आशा दी। धन्यवाद अंकल है। यांग काई की आवाज में हल्का कांप रहा था। बॉस ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा, अकेले रहते हुए क्या आपको घरेलू समस्याएं नहीं हैं? भविष्य में जब भी आपको भूख लगे बस हमारी दुकान पर आ जाओ, हमारे पास ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी भी आपके खाने के लिए पर्याप्त चावल हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक। यांग काई ने सिर हिलाया, इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग थे। कुछ ही देर में 2 उत्साही लोग चावल की दुकान पर आए और कुछ लोगों को लात मारी जो लाइन से और दुकान के सामने से अपना खाना ऑर्डर करने के लिए तैयार थे। दूसरा छोटा भाई गिर गया, अपने बट पर उतरा और पलट गया। यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद वह फिर से नहीं उठ सका। क्यों? बॉस उसने काउंटर के पीछे से और 2 आदमियों की ओर भागते हुए छोटे भाई को लात मारने वाले लोगों की ओर बुलाया। कायांग ने जल्दी से दूसरे छोटे भाई की मदद की, जबकि 2 दुष्टों का सामना करने वाले पुरुषों को गौर से देखा। पुरुषों में से एक पीला और पतला लग रहा था, अपने पेट को पकड़ रहा था, जबकि दूसरा एक भालू की तरह बनाया गया था जो पीला था। ये दोनों ही थे जिन्होंने दूसरे भाई को लात मारी। मैं। यहाँ बॉस कौन है? वह आदमी चिल्लाया। मैं हूँ। बॉस उसने जल्दी से जवाब दिया। वह केवल एक साधारण व्यापारी था, फिर भी जिन 2 लोगों ने उसे बुलाया था उनके चेहरे इतने उग्र थे। उनकी कमर पर तलवारें और उग्र चेहरे जो दिखाते थे कि वे आसानी से छल नहीं सकते थे। बॉस उसने सोचा कि क्या हुआ था। अच्छा, तो आप काले दिल वाले मालिक हैं। तुमने मेरे भाई को जहरीला चावल बेचने की भी हिम्मत की। उसे देखो, मूल रूप से वह एक मजबूत आदमी था, लेकिन तुम्हारे चावल खाने के बाद वह इतना बीमार हो गया। आमतौर पर वह भालू की तरह मजबूत होता है, लेकिन अब वह शायद ही खड़ा हो सके। तुम काले दिल वाले केवल पैसे की चिंता करते हो और जान लेने तक जा रहे हो। आदमी के इस फटकार पर बॉस वह चिंतित रूप से हकलाता है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? मैं। उस आदमी ने फिर कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? आज सुबह मेरे भाई ने आपसे कुछ चावल खरीदे और चावल का दलिया बनाया, फिर वह आपके द्वारा खरीदे गए चावल को खाकर ऐसा हो गया। मैं भाग्यशाली था कि मैंने कुछ नहीं खाया, नहीं तो मैं भी उसके जैसा बन जाता। बॉस उसके माथे से पसीना निकलने लगा, उसने अपनी बाहें लीं और अपना माथा पोंछता रहा और कहा, आदरणीय ग्राहक, मुझे डर है कि कोई गलतफहमी हो सकती है। गलतफहमी? अपनी माँ को गलत समझा। अगर यह तुम्हारा चावल नहीं था तो वह ऐसा क्या हुआ? हान आदमी दहाड़ उठा। TLN चीन के अंदर हान लोग एक प्रकार के जातीय थे। कायांग बैठ गई और स्थिति पर विचार किया, जबकि सभी की निगाहें हंगामे पर थीं। बॉस वह इतना अच्छा इंसान है, कायांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति जिसने उसे चावल दिया था उसमें जहर डाल देगा। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए बॉस वह संभवतः कायांग के दिमाग में एक काला दिल नहीं रख सकता था। एक काले दिल वाला व्यापारी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह अपने ही चावल को जहर दे दे। मैं। अगर ये जानकारी फैल गई तो वह भविष्य में कैसे कारोबार करेगा? कौन आकर अपना चावल खरीदने की हिम्मत करेगा? 2 आदमियों के खराब बहाने वास्तव में असहनीय थे और वे यह भी नहीं मान सकते थे कि यह कुछ और था। इसलिए ये दोनों निश्चित रूप से दूसरों को बर्बाद करने के लिए यहाँ हैं। लेकिन यह कदम थोड़ा बहुत बुरा था क्योंकि उनका मतलब था कि बॉस को सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए मरने के लिए किसी की जरूरत थी। भले ही कायांग का शरीर कमजोर था, फिर भी वह एक अभ्यासी था और इन पिछले वर्षों में उसने अनगिनत प्रकार के लोगों को देखा था, इसलिए उसे लगा कि वह बॉस का सही आकलन कर सकता है। वह आदमी भी कोई था जिस पर उसका बहुत कर्ज था और जब कायांग ने यह देखा तो इसे उसका चेहरा गिर गया। वह खड़ा हुआ और बोला, ये दोनों? क्या? पुरुषों में से एक ने उसे एक चकाचौंध फेंक दी। उसका गुस्सा स्पष्ट था। कायांग ने बात नहीं की, लेकिन बॉस वह तुरंत उसके सामने उछल पड़ा।
उसने धीरे से काई यांग को रुकने के लिए अपना सिर हिलाया। टीएल, आंसू बॉस है, तुम बहुत दयालु हो। अंकल है, काई यांग दंग रह गई। दिवालियापन में भी दुर्भाग्य से बचें, बॉस, वह फुसफुसाए। काई यांग ने बस असहाय रूप से आह भरी। तथ्य यह है कि बॉस ने यह कहा, यह संकेत दिया कि वह जानता था कि दो हान पुरुष किस बारे में थे। लेकिन बिजनेस करने के लिए आपका नाम अच्छा होना चाहिए। पहले के हंगामे ने पहले ही बहुत ध्यान आकर्षित किया था, अगर यह जारी रहा तो चावल स्टैंड की प्रतिष्ठा नाले में गिर जाएगी। यहाँ तक अगर कोई जानता था कि उन्होंने जो कहा वह झूठा था, तो कोई केवल उनका पालन कर सकता था और बहुत अधिक नुकसान होने से पहले इस उपद्रव को जल्द से जल्द खत्म करने की उम्मीद कर सकता था। हताशा में बॉस ने उस आदमी का सामना किया, आपके भाई की बीमारी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं, यह सुनने के बाद दो लोगों ने गुस्से में चिल्लाया, भले ही यह संबंधित न हो, मैं पहले ही इस चावल स्टैंड पर आ चुका हूँ। यदि मैं सत्य को स्पष्ट नहीं करता तो मेरे भाई की पीड़ा व्यर्थ हो जाती। उसे तुरंत डॉक्टर के पास भेजा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप चिकित्सा बिलों को वहन करने के इच्छुक हैं तो हम इस विषय को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस कथन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि दुर्भाग्य से बचने के लिए आपको वास्तव में दिवालिया होने की आवश्यकता है। यदि लोग वास्तव में धन उगाही करना चाहते हैं तो वे इसे कुछ समय के लिए करेंगे। ये दो आदमी जो मांग कर रहे थे वे बहुत ही अदूरदर्शी थे। अगर बॉस वह उन्हें भुगतान करने के लिए सहमत हो गए तो उनकी चावल की प्रतिष्ठा को अभी भी नुकसान होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है और उसके जहरीले चावल बेचने की खबर फैल जाएगी। इसने काई यांग को बताया कि पुरुषों को या तो बॉस हे को अधिक पैसे के लिए निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी या उनका कोई और लक्ष्य था। किसने सोचा होगा कि इन दोनों हान आदमियों का समझौता करने का इरादा नहीं था। अरे काले दिल वाले मालिक, कौन सोचता है कि हम दो भाई हैं जिनका आप इतने खुलेआम शोषण करेंगे। हम दोनों भाई वाकई बदकिस्मत थे कि हमने आपसे जहरीला चावल खरीदा। तुम्हारा दोषी विवेक कहाँ है? वह कथन काई यांग के साथ काफी गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। उसने बैठे बैठे अपने होठों को घुमाया, यह सोचकर कि क्या वे गुणी हैं और एक स्पष्ट अंतःकरण का जीवन जी रहे हैं। बॉस वह भी स्तब्ध था। क्या ये दोनों आदमी यहाँ पैसे उगाही करने नहीं आए थे? जबकि स्तब्ध और अनिश्चित था कि क्या किया जाए, अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होने लगे थे। काई यांग की उम्र के समान एक सुंदर लड़का भी प्रकट हुआ था। अपने रूप से वह स्पष्ट रूप से काई यांग से कहीं बेहतर था। वह युवक लापरवाही से पुरुषों के पास गया और रुचि से उनकी परिक्रमा की। ऐसा करते हुए वह लगातार अपनी जुबान पर क्लिक करता रहा। दूसरों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक नजर से काई यांग ने उन तीनों को पहचान लिया जिन्हें उसने पहले गली में देखा था। भीड़ बस उस लड़के को देखती रही जो अभी अभी आया था। क्या ये तीन आदमी एक साथ नहीं थे? काई यांग ने हवा में एक दुष्ट साजिश को महसूस किया। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, रिपोर्ट अध्याय। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल फल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। संपर्क सेवा की शर्त